नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में और मैं हूं इस बुलेटिन के साथ जुबैर खान। जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्रालय में शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक हुई। विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। इसके बाद सुरक्षा हालात को लेकर भी बड़ी बैठक हुई, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद रहे। गृह मंत्रालय में दूसरी उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के हालात को देखते हुए बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गृह सचिव अजय भल्ला और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। इनके अलावा जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह, आईबी प्रमुख अरविंद कुमार, रॉ प्रमुख सामंत गोयल भी बैठक में मौजूद रहे। सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह भी बैठक में मौजूद थे। जम्मू कश्मीर से जुड़ी अहम बैठक में गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जम्मू कश्मीर और गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों को कई निर्देश भी इस बाबत दिए गए। गृह मंत्री ने आला अधिकारियों को आदेश दिया कि जनता का सर्वांगीण विकास नरेंद्र मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता है। कश्मीर में 76% वैक्सीनेशन हो चुका है, जबकि 4 जिलों में 100% वैक्सीनेशन भी हो चुका है। इस कामयाब कोशिश पर बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को भी बधाई दी। गृह मंत्री ने कहा कि तमाम शरणार्थी जो कि पीओके में हैं, उनको जम्मू कश्मीर में भेजा जाए और उनकी सुरक्षा का जिम्मा उनको सौंपा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि शरणार्थी योजनाओं के तहत इन पीओके के शरणार्थियों को पूरा लाभ भी मिलना चाहिए। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों की बड़े पैमाने पर स्थापना हो और इसके आधार पर लोगों को रोजगार भी मिले। यही नहीं, रोजगार से जुड़ी योजनाएं जनता तक पहुंचाई जाएं। अमित शाह ने अधिकारियों को आदेश दिया कि चुने गए पंचायत के सदस्यों को भारत का भ्रमण कराया जाए और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाए। गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेने के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि संवेदनशील केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद जम्मू कश्मीर ने विकास के मोर्चे पर बहुत कुछ हासिल किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के काम की तारीफ करते हुए हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि केंद्र की मोदी सरकार और अमित शाह की मौजूदगी में हर तरफ चौतरफा विकास जम्मू कश्मीर में हुआ है। साथ ही यह भी ध्यान में रखा गया कि अमरनाथ यात्रा के बारे में उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि लोगों की जान बचाना ज्यादा अहम है। हालांकि यात्रा के बारे में अंतिम फैसला जल्द लिया जाएगा, शायद कल ही लिया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर में विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक होगी। नए प्रोजेक्ट के लेकर रूपरेखा भी तय होगी। साथ ही कोरोना महामारी से निपटने को लेकर आगे क्या काम करना है, उस पर भी बैठक होनी है। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला समेत गृह मंत्रालय के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरह जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस के मामलों में कमी आई है। ऐसे में अमरनाथ यात्रा को लेकर किए जाने वाले फैसले पर हर किसी की नजर है। अब पीएम मोदी ने अगले सप्ताह गुरुवार को जम्मू कश्मीर को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये जानकारी हमारे संसदीय सूत्रों के हवाले से सामने आई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अगले सप्ताह गुरुवार को जम्मू कश्मीर को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये जानकारी हमारे संसदीय सूत्रों के हवाले से सामने आई है। इस बैठक में केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकती है। साल 2019 में अनुच्छेद 370 को खत्म करने पर पैदा हुए सियासी गतिरोध को खत्म करने के लिए पीएम का ये पहला बड़ा कदम है। जम्मू कश्मीर के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि हमें अगले सप्ताह एक बैठक के बारे में सूचित किया गया है। हालांकि हम औपचारिक निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कल ही यानी 18 जून को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और खुफिया अधिकारियों के साथ मुलाकात की। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने उस आर्टिकल 370 को खत्म किया था, जो कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। इसके साथ ही राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया। जम्मू कश्मीर में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को केंद्र सरकार ने इस फैसले का ऐलान करने से पहले गिरफ्तार किया था। इन्हें कई महीनों के बाद रिहा किया गया। केंद्र ने दिसंबर में जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकाय चुनाव कराए। गुपकार गठबंधन ने 100 से ज्यादा सीटें जीती और भाजपा 74 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी।
जम्मू कश्मीर को लेकर एक खबर तब आई है जब भारत और पाकिस्तान के द्वारा एलओसी पर संघर्ष विराम की घोषणा की गई है, जो दोनों देशों के बीच 2019 के बाद से पहली बड़ी शांति पहल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। तो आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। उच्च स्तरीय बैठक में तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे और अब आगामी 24 जून को सर्वदलीय बैठक का ऐलान किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की इस उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। खासतौर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद रहे। साथ ही जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह भी इस बैठक का हिस्सा बने। तो इस बैठक में हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं हमारे साथ राहुल आनंद बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं एजाज चौधरी उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस और हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंद्र श्रीवास्तव भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं रविंद्र श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन कल गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुआ और अब 24 जून को जो है पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जम्मू कश्मीर के लोग इस तरह की जो बैठकें हैं इसको कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से 24 जून को प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई है जिसमें प्रदेश के सभी प्रमुख दलों के नेता जो हैं उनको बुलाया है, उससे पहले कल अमित शाह ने बैठक की थी और राज्य के हालात की समीक्षा जो है वो की, जिसमें खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, डीजीपी और कई वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे और हालात का जायजा उन्होंने लिया। हालांकि मैं आपको बताऊं कि जब 5 अगस्त को 370 हटाई थी, उसके बाद से लगातार आवाजें उठती रही। हालांकि जब 370 हटाई तो प्रदेश के कई जो दल हैं उन्होंने इसका विरोध किया था। उसके बाद उन नेताओं की, खास करके मैं कहूंगा पीडीपी और एनसी के साथ साथ कई और नेता जो हैं, खास करके अलगाववादी नेता हैं, उनको नजरबंद कर दिया गया था। लेकिन मांग यही उठती रही कि एक प्रदेश को यूटी का दर्जा दे दिया गया है, इसको फिर से प्रदेश का दर्जा दिया जाए। लेकिन अब जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सब नेताओं को बुलावा भेजा है, तो ऐसे में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो यही अटकलें लगाई जा रही हैं कि जल्द ही राज्य में चुनाव हो सकते हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने पहले ही जो लद्दाख साथ में था उसको भी अलग यूटी का दर्जा दे दिया है। अब जम्मू और कश्मीर में चुनाव जो हैं हो सकते हैं। हालांकि आवाजें बहुत सारी उठ रही हैं, लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं कि राज्य जम्मू कश्मीर यूटी का दर्जा जो है हटाया जाए, इसको राज्य का दर्जा दिया जाए। और इसको लेकर जो है फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, अल्ताफ बुखारी और सज्जाद लोन जो हैं उनको न्योता जो है वो दिया गया है। जी रविंद्र श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और राहुल आनंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ एजाज चौधरी भी मौजूद हैं। आप दोनों से लगातार इस मुद्दे पर बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है, चल लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जम्मू कश्मीर की गुत्थी पर बैठक का दौर जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल बैठक की थी और अब आगामी 24 जून को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक का होना है। लेकिन उससे पहले हम एक बाइट सुन लेते हैं जो अमित शाह ने 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के 370 का जो आर्टिकल था उसको खत्म करने की बाबत दी थी। जम्मू और कश्मीरी बोलता हूं
तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनो तो, सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओ को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। सभापति महोदय, मैं आदि रंजन बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। मान्य प्लीज। सभापति महोदय, मान्य प्लीज प्लीज, आपको मैंने इजाजत नहीं दी है, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। मान्य गृह मंत्री जी के अलावा कोई सदस्य नहीं बोलेगा। महोदय, मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। माननीय अध्यक्ष जी, ये सदन ने बहुत सारे ऐतिहासिक क्षण देखे हैं। इस सदन के समय समय पर के सभासदों के निर्णय के द्वारा देश के इतिहास में बहुत नए नए अध्याय कई बार जुड़े हैं। मैं आज बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि आज दोनों ये प्रस्ताव और ये बिल भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों के साथ अंकित हुए। ये महान सदन जो अपनी प्रतिबद्धता भारत की एकता, अखंडता और सार्वभौमत्व के लिए कई बार व्यक्त कर चुका है, वो महान सदन, ये महान सदन आज फिर एक बार एक ऐसे प्रस्ताव और बिल पर विचार करने जा रहा है, वो आने वाली सदियों तक जम्मू और कश्मीर को भारत के साथ जोड़कर रखने वाला है। माननीय अध्यक्ष जी, पूरी चर्चा का तो मैं बाद में जवाब दूंगा। काफी सारे सदस्यों के मन में ये चीजें पड़ी हैं कि ये जो प्रस्ताव, संकल्प और बिल मैं लेकर आया हूं, उसकी कानूनी वैधता क्या है, संवैधानिक पोजीशन क्या है। तो मैं सबसे पहले सभी सभासद इस पर पूरी जानकारी के साथ चर्चा में हिस्सा ले सके, इसलिए इसकी कानूनी और संवैधानिक। तो राहुल आनंद जी और एजाज चौधरी साहब, आप दोनों ने 6 अगस्त 2019 को अमित शाह के इस ऐतिहासिक भाषण को सुना, जिसने ये भाषण ऐसे वक्त में दिया था जब आर्टिकल 370 को पूरी तरह से खत्म करने का ऐलान एक तरह से किया गया था और ये देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद भवन में दिया गया था। तो राहुल आनंद साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से ये भाषण दिया गया था 6 अगस्त 2019 को और उसके बाद से लगातार जम्मू कश्मीर में जो है उथल पुथल का दौर जारी है और शायद इसी वजह से बैठकों का सिलसिला भी लगातार जारी है। चाहे कल की बैठक का हम जिक्र करें, जिस तरह से अमित शाह ने तमाम जो आला अधिकारी हैं, चाहे रॉ प्रमुख की बात हो, डीजीपी की बात हो, उपराज्यपाल की बात हो, तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे जम्मू कश्मीर से जो संबंधित हैं। तो आने वाली जो 24 जून है उसमें सर्वदलीय बैठक होनी है पीएम नरेंद्र मोदी की। तो इन बैठकों का जो दौर है, इस सिलसिले को आप कैसे देखते हैं? जब जम्मू कश्मीर के लिए जो ऐतिहासिक क्षण आया था सदन के अंदर, जब 370 और 35A जो भारत से जम्मू कश्मीर को विभाजन करता था, उसको खत्म किया गया और एक राष्ट्र, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र का सपना देखा गया। तो उस 2019 के बाद से लगातार गृह मंत्रालय जम्मू कश्मीर पे पकड़ बनाए हुए हैं और उस पर नजर रखे हुए हैं और वहां ऐसे ऐसे मामलों की जानकारी ली जा रही है कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर को डेवलप किया जाए और मुख्य धारा से उसको जोड़ा जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब पूर्व प्रधानमंत्री जी ने वहां एक तत्काल शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसको हटाने से लोग बार बार डरते थे और एक वोट बैंक की राजनीति करते थे, उससे सबसे पहले जम्मू कश्मीर का चेहरा बदला गया और एक क्रांतिकारी बदलाव जो होने चाहिए वो उसके अंदर देखा गया। अब ना वहां बंद होते हैं, ना ही हड़ताल का कैलेंडर जारी किया जाता है और ना ही पत्थरबाजी की जाती है। ये सबसे अहम और एक अच्छी बदलाव है। और
370 हटने के बाद लगातार घाटी में जो आतंकवादी घटनाएं थी वो कम होते गई और वहां के जो युवा है वो मुख्य धारा से जुड़े। इसी की देन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की और उनसे सुझाव लिया जाए कि जम्मू कश्मीर की जनता को किस प्रकार से आगे की पंक्ति में खड़ा किया जाए। इसके ऊपर विचार की जाएगी। जो 66 पहले आतंकवादी का पाठ पढ़ाया करती थी अब वो बंद हो चुकी है। तो बहुत तरह की मूलभूत जो संरचनाएं और बदलाव जो आनी चाहिए थी वो जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है। और एक सबसे अहम बात यह है कि 2019 के बाद से लगभग 50 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो जम्मू कश्मीर के भविष्य को तय कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो विकास की जो धारा बहाई जा रही जम्मू कश्मीर में, यकीनन ये बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार राहुल आनंद साहब, आपने अपनी अहम बात बताई। हमारे साथ एजाज चौधरी साहब भी मौजूद हैं। एजाज जी, मैं आपसे सीधे तौर पर ये पूछना चाहूंगा कि पूर्व जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने एक सिद्धांत उनका था और उन्होंने एक नारा दिया था, कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत से कंसर्न। तो उसके परिप्रेक्ष्य में आप इन बैठकों को कैसे देखते हैं? जिस तरह से वाजपेयी जी के आपने सब लाए के बीच में जी, जो बातें वाजपेयी जी ने बोलेगी वो बातें आज उनसे दूर हट के वो बातें कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। लगातार 5 अगस्त 2019 के बाद वो कश्मीरियत, वो इंसानियत, वो सब चीजें खत्म हो चुकी हैं क्योंकि यहाँ नेताओं को जेल के अंदर बंद किया गया है। यहाँ जो भी नौजवान ने जिस किसी ने आवाज उठाई उसकी आवाज दबाई गई है। हमारे राइट छीने गए हैं। आप देखिए, बड़े दुख की बात है कि हमें 1.5 साल तक इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी। हम इस आजाद मुल्क के अंदर रह रहे हैं, क्या हमें हमारा बोलने का अधिकार क्यों छीने गया? क्यों किसी कोई, अगर आपने ठीक है 370 हटा लिया, बहुत सारे राज्य जो है बहुत सारे स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं और काफी राज्यों के अंदर स्पेशल स्टेटस है। अगर आपने हमारा स्पेशल स्टेटस ले लिया तो आपने हमारी रियासत हमसे क्यों छीन ली? तो उसके विरोध में अगर कोई आवाज उठाएगा, क्या उसकी आवाज आप दबा दोगे? क्या उसको आप जेल के अंदर डाल दोगे? ये सबसे बड़ी बात जो आपने बात की कि वाजपेयी जी ने बोली गई, तो वाजपेयी जी के जो बयानात थे उन पे बिल्कुल खरे नहीं उतरे और सही में यहाँ इंसानियत खत्म रही। यहाँ कश्मीरियत, इंसानियत जो चीजें यहाँ तार किया गया चीज। लेकिन एजाज साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जिस तरह से अब ऐलान हो चुका है 24 जून को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होनी है। कल जो है गृह मंत्री की मौजूदगी में तमाम जो है जम्मू कश्मीर के आला अधिकारी मौजूद रहे। तो जम्मू कश्मीर के लोग इन बैठकों को किस तरह देख रहे हैं? क्या संकेत उनके सामने नजर आते हैं? विधानसभा चुनाव होने हैं, जम्मू अलग राज्य बनना है, इस तरह की अफवाहें भी आ रही हैं सियासी गलियारों में। जम्मू कश्मीर के लोग खासतौर पर कैसे देखते हैं? आपकी पार्टी कैसे देखती है? सर, जम्मू कश्मीर के अवाम को दिन प्रतिदिन कोई ना कोई रूमर चलाया जा रहा है। कभी कुछ कोई मार्केट के अंदर कोई नए रूमर्स आ रहे हैं। अब जो बैठक की बात है, ये बैठक लगातार पिछले कई समय से चल रही है दिल्ली के अंदर। खासकर जम्मू कश्मीर को पूरा दिल्ली से कंट्रोल करके दिल्ली से चलाया जा रहा है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का हालात देखें, करप्शन बढ़ चुकी है। यहाँ तार किया जा रहा है। यहाँ किसी की सुनवाई नहीं है। आज चाहे यहाँ पे इन्होंने बीडीसी के चुनाव भी करवा ली, चाहे यहाँ डीडीसी के चुनाव भी हुए, किसी की सुनवाई नहीं है। चाहे कहीं भी किसी भी आप डीएम के ऑफिस में चले जाओ, कोई सुनवाई नहीं, सब अपनी मनमानी चल रही है। रही बात इनकी मीटिंग ये लगातार पिछले कई सालों से चल रही है। कल भी चाहे मीटिंग हुई है, उससे पहले भी। जब तक यहाँ पे लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं होगी तब तक किसी की कोई सुनवाई नहीं, ना ही कोई यहाँ बात मानने को तैयार है। करप्शन अरूज पे है इस वक्त नंबर 1 पे। अगर आपने बोला, सबसे बड़ी बात ये कि जो गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया गया, राज्य का दर्जा वापस देंगे, कि हम जल्द राज्य का दर्जा वापस देंगे। वो जल्द अभी 5 अगस्त 2019 के बाद अभी तक वो दिन नहीं आया कि वो कब होगा। इन्होंने बोला कि हम बीडीसी, जब पहले बीडीसी चुनाव करवाए गए उसके बाद कुछ चर्चा होंगी, तब भी बड़े गर्मा गर्मी रही। जितनी पार्टियां थी उनको बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई, तब भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अभी तक राज्य का दर्जा के बारे में कोई चर्चा नहीं। उसके बाद जब डीडीसी चुनाव हुआ तब वादा किया गया यहाँ कुछ पार्टी को कि आपको राज्य का दर्जा देंगे, वो भी अभी तक राज्य का दर्जा नहीं। अब ठीक है, अगर जो आने वाले दिनों में मीटिंग है उसका भी इंतजार कर लेंगे, जैसे पिछले 5 अगस्त से अभी तक इंतजार कर रहे हैं। हो सके कि हमें चुनाव देखने को मिले या राज्य का दर्जा मिले, पर मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा। जी एजाज साहब, आपने कहा कि हमें भी इंतजार है सर्वदलीय बैठकों के नतीजे का। मैं दोबारा राहुल आनंद साहब के पास जाना चाहूंगा। राहुल जी, यही बताइए कि जिस तरह से इलेक्शंस का जिक्र किया है एजाज साहब ने कि बार बार के चाहे पंचायती चुनाव का
के बारे में हम डिस्कशन कर लें, चाहे हम चर्चा विधानसभा चुनाव के बारे में कर लें, तमाम तरह के चुनाव वहां पर हुए, लेकिन बहुत लंबे समय तक जो है चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको अमल में नहीं लाया जा सका। और उसका नतीजा आपके सामने है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती के साथ में जिस तरह से काफी वक्त तक बीजेपी ने मिलकर सरकार चलाई, जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की सरकार चली, वो भी कामयाब नहीं हो पाई। तो क्या वजह है कि इस तरह की, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन उसी राज्य में इस तरह की जो कवायद हैं वो कामयाब नहीं हो पाती? राहुल साहब देखिए जबर साहब, एक सबसे अहम बात यह है कि जिस स्टेट में पूर्व की सरकारें ने उनका मनोबल बढ़ाया था अलगाववादियों के साथ और अन्य बेहुरियत के नेताओं के साथ, तो उस चीज को सुधारने के लिए, उस चीज में को बदलाव में लाने के लिए, क्योंकि हर वक्त लोग अलगाववादी से बात करते थे लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। लेकिन सरकार बनने से पहले या सरकार बनाने से पहले तो जो आपकी पार्टी के जो नेता हैं वो यही कहते थे कि जो है महबूबा मुफ्ती का ताल्लुक भी जो है अलगाववादियों के साथ है, वो भी अलगाववादियों की हिमायत करते हैं, लेकिन बाद में आपकी पार्टी ने उन्हीं के साथ सरकार बना ली। ये अलग बात है कि बाद में आपके मनमुटाव हो गए। देखिए जुबैर साहब जी, लोकतंत्र में आप किसी की विचारधारा के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं, ये एक अभिव्यक्ति की आजादी की सुंदरता भी है और लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। जब हमने महबूबा मुफ्ती जी के साथ सरकार बनाया था तो उस समय कुछ बातें ऐसी थी जिसको महबूबा मुफ्ती जी ने उसका समर्थन किया था और बीजेपी में समर्थन किया था, लेकिन बाद में जो सरकार के अंदर की बातें होती थी वो लीकेज हो जाती थी, तो जाकर बीजेपी को अपने रास्ते को बदलना पड़ा। तब हमने उनका साथ छोड़ा और अलग होकर हमने कार्य किया। और दूसरी बात यह है कि जो चौधरी जी ने एक बात कही कि यहाँ पे इलेक्शन होते हैं लेकिन सब कोई परिणाम नहीं है, तो शायद मैं आपको बता दूं कि बीजेपी लगातार अकेले लड़ी है और 74 सीटें वहां लाई है और आप सब लोग मिलकर लड़े 100 सीट लेकर आए, तो ये भी दिखाता है कि वहां पे एक जो बदलाव की जो धारा बही है वो धारा हमारे साथ है, क्योंकि हम अकेले वहां पे घाटी में बदलाव को लेकर चल रहे हैं। और इन्होंने एक बात और कही कि अभिव्यक्ति की आजादी और स्पेशल स्टेटस की बात की, तो मैं आपको बता दूं कि अभिव्यक्ति की आजादी जरूर हमें है, हमें मौलिक अधिकार भी मिला है, मौलिक कर्तव्य भी है हमारे, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में अगर कोई देश विरोधी ताकतों का समर्थन करे तो ये कहां तक जायज है। इसीलिए और बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी इस बात का जिक्र किया था कि जब हम पूर्ण बहुमत में आएंगे तो जरूर 370 को छुएंगे, और हमने उसको तत्काल प्रभाव को हटाया है, जो पहले की सरकार को हटा लेना चाहिए था, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए उन्होंने नहीं हटाया। आज देखिए, आज जो अमन और शांति की जो विचारधारा वहां चल रही है, क्या वो उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है विपक्ष के दलों के द्वारा? और यही नहीं, समय समय पे हमने विपक्षी दलों से सहयोग भी मांगा है, लेकिन विपक्षी दलों ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भारत की छवि को खराब करने में ज्यादा रुचि दिखाई है। और जो विदेशी टीमें भी जो आई थी और जो जम्मू कश्मीर के बदलाव को लेकर जो बातें कही थी, जो रिपोर्ट तैयार किया था, ये भी एक गवाह है कि किस प्रकार से वहां के उपराज्यपाल जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर आगे की तरफ बढ़ रहा है। यानी राहुल आनंद साहब, आपका लब्बुलवाब यही है कि 370 धारा के हटने के बाद में जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हुई है, अलगाववादी जो घटनाएं होती थी या जो चरमपंथी घटनाएं होती थी उनकी तादाद में भी बहुत ही कमी आई है, और जम्मू कश्मीर जो है विकास के पथ पर, विकास की प्रगति पर लगातार अग्रसर है। एजाज चौधरी साहब, क्या इत्तेफाक रखते हैं आप? इनकी बात पर इत्तेफाक नहीं रखता, इसलिए क्योंकि जब 370 हटाया गया तब ये बात बहुत बड़ी है पार्लियामेंट के अंदर, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग प्रवक्ताओं ने और अलग अलग प्रदेशों में ये बात बोली गई कि 370 हटाने से खासकर टेररिस्ट अटैक जितने होते हैं ये कम हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए वो अटैक बड़े हैं, घाटी के अंदर बड़े हैं बहुत ज्यादा, खासकर एलओसी सीमा में बहुत ज्यादा मूवमेंट हुई है, बहुत सारे हमारे जवान शहीद हुए हैं। आप अगर देखें 2019 में का साल देखें 188 टेररिस्ट अटैक हुए हैं घाटी के अंदर, और उसके साथ साथ 2020 में 120 टेररिस्ट अलग अलग गतिविधियां कश्मीर के अंदर और अलग अलग जगहों पे हुई हैं। उसके साथ साथ अगर आप 2020 का फिर देखें जिसमें से 51 ग्रेनेड अटैक हुए हैं, उसके साथ साथ आप 2020 का ही आंकड़ा देखें, अगर 23 सिविलियन की किलिंग हुई है, और उसी के साथ साथ 2020 में 75 से 80 के आसपास हमारे जवान शहीद हुए हैं। तो ये कौन सी बात कर रहे हैं कि कहाँ
गतिविधियां कम हुई हैं, और साथ में इन्होंने बोला कि विपक्ष साथ नहीं दे रही। विपक्ष कहाँ पे नहीं साथ दिया? जब आपने जो जो ये बातें बोली इस मुद्दे पे विपक्ष आपके साथ खड़े रहे, बट आप वहां गलत साबित हुए। एजाज साहब आपके जवाब का दोबारा से टेक लेना चाह रहे हैं। राहुल आनंद साहब आपको जवाब देना चाह रहे हैं। जी राहुल साहब। राहुल जी पहले दूसरी बात सुन के अपनी बात रखें। जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन वो अपनी पार्टी की बातों को रखें, वो एक सच्चाई है। लेकिन लोकतंत्र में आप हमारा विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप विरोध करते करते देश का विरोध ना करें। मैं हमेशा कांग्रेस के प्रवक्ताओं से इस चीज की विनती करता हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अपराध एक ऐसी घटना है जो कभी भी जड़ से समाप्त नहीं हो सकता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो बिहार हो, महाराष्ट्र हो या अन्य प्रदेश हो हमारे देश का। और जो बातें हैं, जो आतंकवादी घटनाएं हैं, उसकी परसेंटेज कितनी कम हुई है, आप इसके ऊपर बात करिए। हाँ, ये हमारे जरूर है कि जो हमारी देश की जो सेना जो जंग लड़ रहे हैं, और आप इस चीज को मानते हैं ना कि हमारे सेना के जवान मरे हैं और उनकी शहादत हुई है, लेकिन आप वो चीज को भूल जाते हैं कि जब उरी और जब सर्जिकल स्ट्राइक जब होता है तो वहां आप सबूत मानते हैं। इसीलिए आपके ऊपर संदेह की नजर से देखना पड़ता है हमें। और मैं आपको बताता हूं, और जो वहां की युवा वर्ग है, जो आज वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ रहे हैं, वहां की नौकरी करने के लिए आगे बढ़े हैं, ये बदलाव है। जो सेना में भर्ती होने के लिए जो तैयारियां करते हैं, ये बदलाव है हमारा। जो मेगा प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, ये बदलाव है। जो 8483 पंचायतों को 366 करोड़ रुपए दिए गए, 370 हटने के बाद, ये एक बदलाव की मुहिम है। मैं यही नहीं, एम्स अवंतीपुरा और एम्स विजयपुर पर काम तेजी से चल रहा है, ये एक बदलाव की पीढ़ी है। मेरे पास ये पूरा चिट्ठा है, आप देख सकते हैं, और इसमें करीब 50 से ऊपर परियोजनाएं जो है वो चल रही हैं। इसके ऊपर मैं सबको एक करके बता नहीं सकता, लेकिन आप देख सकते हैं आतंकवादी घटनाएं में कमियां आई है, हुर्रियत के नेता नजरबंद हुए, और उससे फायदा ये हुआ कि जो बयान सार्वजनिक देते थे वो सार्वजनिक बयान देने से वो बच रहे हैं। ये बदलाव की स्थिति। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा साहब, कि जब देश का सेनापति और शासक जब ताकतवर होता है और उसके नेतृत्व करने की क्षमता में वो पावरफुल होता है, तब जाकर लोग समझते हैं कि ये देश का शासक अच्छे से अपने देश की सीमाओं की रक्षा कर सकता है। माननीय गृह मंत्री जी ने एक बात कही थी, जम्मू कश्मीर की जब मैं बात करता हूं तो पीओके की भी बात करता हूं, मैं वो भी लेके रहूंगा, और हम लेंगे। इसलिए लेंगे क्योंकि आपकी तरफ से कभी ऊपर आप कभी क्या कोई कटाक्ष करते हैं कि पीओके के बारे में आपने वादा किया था, आपने क्या किया? बिल्कुल नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं आप क्योंकि आपकी जो स्क्रिप्ट है वो मिलती है कश्मीर से, इसलिए आप इसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आप चीन, अलास्काई चीन के बारे में बात कीजिए। हमने गलवान घाटी में कैसे मारकर उनको खदेड़ा, हमारी भी जवानों की शहादत हुई, चीन ने भी इस चीज को माना, वर्ल्ड मीडिया में भी इस बात की चर्चा हुई। ये बदलाव की पीढ़ी है। अगर विपक्ष इसके ऊपर अड़े तो हम उसका साथ दे रहे हैं, लेकिन अगर विपक्ष ये कहे कि नहीं इस प्रकार की कोई सेवाएं नहीं चल रही है, ये जो विकास की बातें हैं ये सब, यानी राहुल आनंद साहब का सीधे तौर पर एजाज साहब यही कहना है कि आपकी पार्टी जो है सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करती है। मैं आपसे एजाज साहब सीधे तौर पर जानना चाहूंगा कि क्या 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर में कोई भी ऐसा पॉजिटिव, कोई भी ऐसा सकारात्मक काम नहीं हो सका सरकार की तरफ से जिसकी हिमायत की जा सके, जिसकी सराहना की जा सके? सब कुछ गलत ही गलत हुआ है। मैं मान लेता हूं उन्होंने बीडीसी चुनाव कराए, जो काफी अरसे के बाद जहां बीडीसी चुनाव हुए, डीडीसी चुनाव हुए, बट उनका नतीजा क्या हुआ? क्या उनको एम्पावर किया गया? नहीं। खासकर मेरे भाई ने बोला कि कांग्रेस के नेता जो हैं देश के हित के बयान नहीं देते, देशद्रोही। इनका एक आम हो गया है भारतीय जनता पार्टी का, कोई भी अगर देश के सरकार के खिलाफ, खासकर सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा उसको इजिली देशद्रोही बोला जाता है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे किसी विपक्ष पार्टी का हो। इस वक्त आप किसानों को देख लीजिए, अगर किसान आवाज उठाते हैं उनको खालिस्तानी बोल दिया जाता है। सीए एनआरसी पे जिन लोगों ने आवाज उठाई उनको टेररिस्ट बोल दिया। ये तो इनका आम हो गया ना कि कोई भी आवाज उठाएगा सरकार के खिलाफ वो देशद्रोही है, वो एंटी नेशनल है। इन्होंने अभी बोला कि विपक्ष, आप देखिए चाइना के मुद्दा पे जब अटैक हुआ गलवान घाटी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता, हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने सरकार के बोला कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। सीमा जितने भी हमारे नेता हैं सब ने बिल्कुल सही बात है। देश के जब मसले होते हैं, देश के जब पेचीदे मसले होते हैं तो यकीनन सारे राष्ट्रीय दलों को एक साथ खड़े होने की जरूरत होती है, और खड़े हुए हैं, इसमें कहीं किसी को कोई इनकार नहीं है। हमारे आपसी
मतभेद हो सकते हैं, हमारी राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन जब देश का मसला होता है तो तमाम लोगों को, तमाम नागरिकों को, तमाम सियासी दलों को एकजुटता के साथ में दिखाना होता है पूरी दुनिया को कि हिंदुस्तान का हर नागरिक राष्ट्रीय मसले पर एक साथ खड़ा हुआ है। एजाज साहब, बिल्कुल, खासकर इन्होंने अभी लद्दाख की बात की। लद्दाख के अंदर जो हमारे जवान शहीद हुए, तब वो जो लाल आंखें दिखानी थी, वो लाल आंखें क्यों नहीं दिखाई इन्होंने? आज हमारा गलवान घाटी का जो फिंगर 7, 6 कहाँ पे इस वक्त 7, 8 जो हमारी फिंगर पॉइंट्स है, तो उसके मुद्दे पे ये बात नहीं करेंगे। कितना एरिया हमारा चला गया, उस एरिया पे ये बात नहीं करेंगे। तो आप इनको क्या कर, मुद्दा भटकाने के इजली तरीका है, किसी को इंटरनेशनल बोल देंगे, किसी को देशद्रोही बोल देंगे, क्योंकि जो वो देश की बात अच्छा राहुल आनंद साहब, एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, मेरे जहन में सवाल आया है इस वक्त। आप, हम लोगों ने लद्दाख के बारे में जिक्र किया, हम लोगों ने जम्मू के बारे में बातचीत की, अक्साई चीन के बारे में भी चर्चा हुई, कश्मीर के बारे में भी हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से कल जो अमित शाह की मौजूदगी में, गृह मंत्री की मौजूदगी में बड़ी मीटिंग हुई है और इसमें तमाम जो है आला अधिकारी मौजूद रहे, चाहे रॉ प्रमुख की बात हो, आईबी प्रमुख की बात हो, डीजीपी जम्मू कश्मीर की बात हो, सीआरपीएफ के जो डीजीपी होते हैं उनकी बात हो, तमाम लोग मौजूद इस बैठक में रहे। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर की तरफ से भी किसी एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को या किसी ऐसे प्रतिनिधि को बुलाया जाना चाहिए था, चाहे हम पीडीपी नेता की बात करें, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, चाहे हम कांग्रेस पार्टी की करें? क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर की तरफ से भी कोई इस तरह की नुमाइंदगी इस मीटिंग की तरफ से होनी चाहिए थी? देखिए, कल जो बैठक हुई है वो सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों को बुलाकर, और जितने भी लोग वहां जुड़े हैं, आपने जो नाम में गिनाई, उन सबसे पहले राय मशवरा लिया गया है कि हम जो सर्वदलीय बैठक करेंगे और उसमें इन एजेंडों का चर्चा करेंगे। सरकार ने पहले आंतरिक मीटिंग अपने अधिकारियों के साथ की है, ताकि अगर वहां पे कोई अशांति की बातें अगर आए या कोई अन्य प्रकार की आपराधिक घटनाएं या आतंकवादी घटनाएं की कुछ जानकारी हो, तो इसके ऊपर पल पल की खबरें रखने के लिए। तो 24 जून को जो सर्वदलीय बैठक बुलाई है पीएम नरेंद्र मोदी ने, वहां पर किसी के आने की उम्मीद जताई जा सकती है जम्मू कश्मीर की तरफ से? जताई जा सकती है, बिल्कुल जताई जा सकती है। सर्वदलीय बैठक का मतलब ही ये होता है कि सारे दल को मिलकर एक जगह पे बैठना है, एक छत के नीचे बैठना है। तो बिल्कुल बुलाया जाएगा, उनको निमंत्रण भी दिए जाएंगे, जैसे कांग्रेस उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, पीडीपी से आएंगे, हुर्रियत के लोग आएंगे, जो भी हो, जो वहाँ के मुख्य लोग हैं उन सबको निमंत्रण दिया जाएगा। खुद वहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी भी पहुंचेंगे, ताकि हर एक विषय पे चर्चा की जा सके, और अब तक क्या सुधार हो चुकी है, क्या सुधार होनी चाहिए, क्या बदलाव किया जा सकता है, इन सब पे उनके भी सुझाव निमंत्रण किया गया है, उनको आमंत्रण भी किया गया है, ताकि जम्मू कश्मीर को पूरा देश, और पूरा देश ही नहीं विश्व के लोग एक बदलाव के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। इसलिए आवश्यक जरूर होता है कि सबकी बातों को लेकर, यही एक सरकार की कोशिश भी होती है कि सबका साथ सबका विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है राहुल जी, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से कल की मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद जो खबर सामने आई है, जो नतीजा सामने आया, उसमें एक बात निकल कर सामने आई थी कि पीएम अमित शाह ने लगातार इस बात पर जोर दिया कि जो पंचायत के सदस्य हैं जम्मू कश्मीर के, उनको देश के अलग अलग हिस्सों का, अलग अलग स्टेट्स का, अलग अलग जिलों का, गांव देहात का दौरा करना चाहिए, ताकि वो देश के कल्चर को समझ सकें। तो ये क्या संकेत है? जी हाँ, इसका मतलब ये होता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना हमने देखा है, वो है जम्मू कश्मीर की अपनी एक विचारधारा है। अगर वहां के लोग दिल्ली आते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, बिहार जाते हैं, पंजाब जाते हैं, तो वो समझेंगे, उनकी आंखें खुलेगी और उनका मन का जो दर्पण है वो खुलेगा, जिसके अंदर वो इस बातों को अपने जहन में डाल पाएंगे कि जो चीजें से जम्मू कश्मीर अभी तक अछूत है, वो चीजें भी वहां लेकर जाया जा सकता है। आपने देखा होगा जुबेर साहब, एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि जब जाड़े का वक्त आता है तो जम्मू कश्मीर से लोग आते हैं हमारे यहाँ, अपने सामानों को कंबल बेचते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उस परिधान को खरीदते हैं और उस कपड़े को खरीदकर अपने घर में एक जगह देते हैं। और ये चर्चा का विषय भी होता है कि ये जम्मू कश्मीर का चीज है, हमने ये लिया। जैसे वहां का केसर, वहां का काजल, वहां का शिलाजीत, ये सब जितनी चीजें जो होती हैं वो देश के कोने कोने में जाती हैं और नामी भी है। ठीक इसी प्रकार का ये संदेश है कि अगर वो हर एरिया में घूमेंगे तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो जम्मू कश्मीर पहुंचेगा, तब जाकर लगेगा
कि हमारे देश के अंदर किस किस चीज की कल्चर है और क्या क्या चीज मिलती है, लोग जान सकेंगे और समझ सकेंगे। राहुल जी, दोबारा मैं इस मसले पर आपके पास आऊंगा। मैं एजाज साहब आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो है हमारे गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, उन्होंने लगातार ये बात पर भी जोर दिया कि सेब का जो प्रोडक्शन है वो जम्मू कश्मीर में बढ़ाया जाएगा। साथ ही 3000 मेगावाट की जो पाकल, डल और किरू जल विद्युत परियोजनाओं पर जो काम चल रहा है उसमें तेजी लाई जाएगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी का जो डेवलपमेंट विद ट्रांसपेरेंसी जो है उस पर हमारा पूरा फोकस है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह की जो कवायद चल रही हैं, विकास की जो धारा को बहाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की तरफ से, उसका स्वागत किया जाना चाहिए? एजाज साहब जी। मेरी तो रिक्वेस्ट है आपसे, विनती है, मेरे 2 बार बात पूरी नहीं होने दी, 2 बार आपने करके राहुल जी से सवाल ले लिया। जी जी, मेरी विनती है कि राहुल जी ने जिस तरह पहले भी जी जी हाँ, प्रोजेक्टों को लेकर इन्होंने गिनती की, आपने मेरे से सवाल किया कि जो अच्छे काम हुए 370 के बाद उन पे आप बताएं क्या है। ठीक है। हाँ, यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत अच्छे काम हुए। देखा जाए तो जैसे यहाँ इंडस्ट्रीज जो थी 12,000 से अधिक थी, वो आज घट के 6,000 के आसपास पहुंच गई। ये अच्छा काम हुआ है। 12,000 से 6,000 और 5,000 के बीच में आगे हैं, क्योंकि 50 से 60% घट के इंडस्ट्री नीचे पहुंच गई। ये अच्छा काम हुआ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और फिर खासकर एक बात और आपने कही कि जब दिल्ली के अंदर मीटिंग होती है तो उसमें जम्मू कश्मीर का नुमाइंदा नहीं। यही तो बड़ी दुख की बात है कि जब भी कोई दिल्ली के अंदर मीटिंग कॉल होती है जम्मू कश्मीर को लेके, वहाँ जम्मू कश्मीर का नुमाइंदा कोई नहीं। जबकि हमारे राज्यसभा के सदस्य भी थे और उसके बाद पहले हमारे यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, अभी हैं इस वक्त। एजाज साहब, राहुल साहब ने ये साफ तौर पर बताया कि अधिकारियों की मीटिंग थी और आगामी 24 जून को उम्मीद की जा सकती है कि नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो सर्वदलीय बैठक होनी है उसमें उम्मीद जताई जा सकती है कि किसी न किसी पार्टी का कोई भी जो नुमाइंदा है, आपका जो प्रतिनिधि है, चाहे कांग्रेस पार्टी की हो, पीडीपी की बात हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हो, कोई ना कोई यहाँ मौजूद रहेगा दिल्ली में। जी जुबैर साहब, ठीक है, मैं मान रहा हूँ मीटिंग आज पहली बार तो नहीं ना हुई जो कल गृह मंत्री जी ने ली, इससे पहले भी तो मीटिंग हुई है ना। तो उसमें जम्मू कश्मीर, जिसको जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में और जिसको सारा नॉलेज हो, जिसको पता हो, वो लोग वहां नहीं बैठेंगे। आप बाहर से अफसरान को बुला के उनसे मीटिंग ले लेंगे। वही हाल इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर भी है। यहाँ ब्यूरोक्रेसी का इतना बुरा हाल है कि बाहर से हमारे पे तानाशाही ऑफिसर बैठा दिए यहाँ पे, जो किसी की बात सुनने के इतने एरोगेंसी है। जो हमारे यहाँ पे ईमानदार ऑफिसर है उनको सस्पेंड कर दिया क्योंकि वो उनकी बात नहीं, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा उनको अच्छा काम। क्योंकि यहाँ करप्शन की सीमा जो है चरण पे है, चाहे वो यहाँ एलजी ऑफिस से लेकर आप किसी भी डीएम के ऑफिस तक पूरा जान कर ले यहाँ पे आके इतना चर्चा पे है। जो आप प्रोजेक्टों की बात की, साथ पे इन्होंने गृह मंत्री जी ने बोला कि हम वहाँ के आप फ्रूट का सीजन का देख लीजिए, जो ड्यूरिंग 2020 में कम से कम वहाँ 50 से 60% हमारा एक्सपोर्ट का जो उनका नुकसान हुआ है पिछले लगातार अभी तक। और उसके बाद आप देखिए हमारे जो स्पेशल स्टेटस हमारे स्टूडेंट को था वो छीन लिया क्या। आप यहाँ पे देखें कि हमें 370 के बाद ये वाले फायदे हुए हैं जो मैंने आपको गिनाए। लेकिन जल विद्युत परियोजना का भी मैंने जिक्र किया एजाज साहब, 3000 मेगावाट की जो पाकल, डल है और किरू जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उन पर भी काम तेजी के साथ शुरू हो चुका है। उन पर भी खास तौर पर फोकस करने के लिए कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। तो इसके लिए आपका क्या मत है? नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, नया प्रोजेक्ट कोई जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं लगा। चाहे आपको मैं नागरी टनल यहाँ पे हाईवे बना तो वो पुराना प्रोजेक्ट था, वाजपेयी जी के दौरान से चला, मनमोहन सिंह जी सरकार आई तब जाके अभी यहाँ उन्होंने किया। कटरा रेलवे का प्रोजेक्ट हुआ तो हमारी यूपीए 1 और यूपीए 2 का प्रोजेक्ट था। उसके बाद अभी कुछ दिन के बाद काजीकुंड का प्रोजेक्ट टनल का उद्घाटन होने वाला है, पुराना प्रोजेक्ट है। नए कोई प्रोजेक्ट नहीं। पावर प्रोजेक्टों की बात की, चाहे वो किसी भी चुनाव वैली प्रोजेक्ट की बात कर ली, किसी भी प्रोजेक्ट की बात कर लीजिए, सब पुराने प्रोजेक्ट है। नया प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों के अंदर है। नए जितनी ग्रांट, जितने फंड्स आ रहे हैं सिर्फ कागजों के अंदर है, जमीन और ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हवा में है, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। अच्छा एजाज साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आमतौर पर आपकी पार्टी की तरफ से, यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और खासतौर पर पीडीपी की तरफ से भी ये इस बात का विरोध एक तरह से किया जाता है, एतराज इस बात को लेकर किया जाता है कि जो पीओके के जो शरणार्थी हैं उनको जम्मू कश्मीर में बहुत ही तरीके से सुरक्षा मिले। इस पर आपका एतराज क्यों होता है? अगर किसी शरणार्थी को जगह मिलती है, उसको सुरक्षा दी जाती है, तो इस पर आपका एतराज क्यों होता है? किसने एतराज किया जी? किसने एतराज किया जी, आपकी पार्टी के कुछ लोगों ने जिस तरह से कल अमित शाह की मौजूदगी में जो ये मीटिंग हुई है उसके बाद में कहा है कि जो पीओके के जो शरणार्थी हैं सिर्फ उनको ही नहीं मिलनी चाहिए सुरक्षा, बाकी भी लोगों को मिलनी चाहिए, ये उनका कहना है। अगर इनको मिलती है, पीओके के कुछ शरणार्थियों को मिलती है, तो इसमें दिक्कत कहाँ है किसी को? हम नहीं कह सकते, उनको भी मिले, साथ में तो बाकियों को भी तो मिलनी चाहिए ना।
आप खुद ही देख लीजिए, मेरे भाई राहुल बैठे हैं यहाँ, इन्हीं के ही वहाँ कश्मीर से कौंसल थे, उनको टेररिस्ट अटैक में मारा गया। तो इस तरह जरूरी नहीं है कि आप पीओके वालों को दो, और भी जो है सुरक्षित जिनको देनी है, सुरक्षा जिनको देनी है तो सबको दीजिए जिनको जरूरत है। आप पिक एंड चूज मत कीजिए ना, सिलेक्टेड लोगों को आप देंगे। जी राहुल आनंद साहब, आप जवाब देना चाहेंगे इस बात का कि पीओके के ही शरणार्थियों को सिर्फ सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए, उनकी ही हिफाजत नहीं होनी चाहिए, बाकी भी तमाम लोगों को जगह मिलनी चाहिए, बाकी लोगों के बराबर ही, इसमें किसी एक धर्म को, एक राज्य को नहीं देखना चाहिए, ये कहना है एजाज साहब का? देखिए जुबेर साहब, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं जी। हमारे देश के अंदर जो विपक्ष होता है उसकी एक सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए। ये जो मांगे कर रहे हैं कि अन्य धर्मों के लोगों को भी मिलना चाहिए, हालांकि ये सीएए और एनआरसी का एक विषय है, इसके ऊपर अगर हम लोग दोबारा से बैठें तो एक अच्छा डिबेट हो सकता है और घंटों की सकारात्मक डिबेट इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि जो गैर जो हिंदू है, जो सताए जाते हैं अन्य देशों में, जैसे कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और अन्य जो हमारे देश से सटे हुए सीमाओं के जो देश हैं, और उनके साथ जो अत्याचार होता है उसके ऊपर ये कभी कुछ नहीं बोलते हैं। और हिंदुस्तान, जबकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां सब लोग महफूजी के साथ रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश होने की वजह से हर धर्मों की यहाँ पे खूबसूरती है, इसका एक अपना अलग अंदाज है। वो अलग बात है कि हम पे एक सांप्रदायिकता का आरोप लगता रहता है, और जबकि हम ऐसे हैं नहीं, लेकिन हमें बदनाम किया जाता है। और राहुल जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। जिस तरह आपने जिक्र किया कि कुछ हिंदुओं को या कुछ ऐसे धर्म के लोगों को सताया जाता है बाहर के देशों में और उन पर विपक्ष जो है आवाज नहीं उठाता। मैं पाकिस्तान के बारे में खासतौर पर आपको बताऊं कि वहां पर मुसलमान को ही सता रहे हैं। वहां पर अहमदिया मुसलमानों की अपनी दिक्कतें हैं, शिया मुसलमानों की अपनी दिक्कतें हैं, हजारा मुसलमानों की अपनी दिक्कतें हैं, तो उन पर भी हमें इसी तरह बोलना चाहिए। बिल्कुल बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए। लेकिन सीएए एनआरसी जो है हमारे देश का जो एक संविधान है, उसके अंतर्गत नागरिकता पर क्या कानून है, और हम अपने संविधान के अनुसार उनको अपनाने को तैयार होंगे। और नागरिकता के कानून को सबसे पहले पढ़ना होगा, और नागरिक कौन है इसके ऊपर भी चर्चा करना होगा। जब एक बात हुई थी कि जब देश हमारा आजाद हुआ था, उसके पहले जो लोग आए थे वो हमारे देश के निवासी हैं, उसके बाद के लोग नहीं रहेंगे करके। तो जो बातें हैं, ये संविधान है और इसका आर्टिकल 5 से लेकर 11 राहुल आनंद साहब, इसी क्रोनोलॉजी को आप देशवासियों के सामने क्यों नहीं समझा पाते हैं? देशवासियों को क्यों नहीं समझा पाते हैं इसी क्रोनोलॉजी को? आप बार बार क्यों फिर विरोध प्रदर्शन होते हैं, चाहे जामिया की बात हो, चाहे जेएनयू की बात हो, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय की बात हो, चाहे फिर अलग अलग देश के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से उनकी बात हो, फिर बार बार क्यों विरोध होता है, क्यों प्रदर्शन होता है? वो भी तो इस कानून को जानते होंगे, उन्होंने भी तो इस कानून को पढ़ा होगा ना। जुबेर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं, और मैं आपकी बात पे मुझे 2 से 3 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको बताता हूं। जी देखिए, मैंने आपको एक अहम बात कही थी कि हमारे देश का विपक्ष जो है वो एक दर्पण का काम करना चाहिए, जो कभी नहीं करता। यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पे सीएए और एनआरसी की वजह से कहा यह गया, भ्रम यह फैलाया गया कि जो लोग मुसलमान हमारे देश के अंदर बैठे हैं उनको निकाल दिया जाएगा, मोदी सरकार उनको निकाल देगी। ये भ्रम की राजनीति जो विपक्ष ने की, ये बहुत तेजी से फैला। देखिए, जब राम का युग था तो उस वक्त रावण भी था, राम के राज्य। राहुल आनंद साहब और एजाज चौधरी साहब, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है, जल्द लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जम्मू कश्मीर की गुत्थी पर बैठक का दौर जारी है। कल बैठक हुई और अब आगामी 24 जून को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक का होना है। तो ब्रेक पर जाने से पहले मैं राहुल आनंद जी के पास था। राहुल आनंद जी, दोबारा आप अपनी बात को जारी रख सकते हैं कि जिस तरह से सीए एनआरसी
को लेकर आप अपना पक्ष रख रहे थे और बताने की कोशिश कर रहे थे कि सीए एनआरसी की जो मुखालिफत है वो देश हित में नहीं है। जी देखिए, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इस बिल के मुताबिक दूसरों देश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से भागकर आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को सीएए के तहत भारत में नागरिकता दी जाएगी। अब इसमें मैं बात करता हूँ मुस्लिम भाइयों के ऊपर, क्योंकि ये जो देश है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश है, वो मुस्लिम बाहुबली क्षेत्र है, इसलिए वो वहां महफूज है। और जो अल्पसंख्यक है उनके लिए सीएए एनआरसी है। मैं जुबेर साहब एक सेकंड का और आपसे समझ बिल्कुल लीजिए आप। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि भारतीय संविधान में नागरिक कौन है, इसके ऊपर भी एक चर्चा होनी चाहिए। तो इसमें 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला ये आते हैं, भारत के संविधान के प्रारंभ में किसे नागरिक माना जाए, सबसे अहम बात। दूसरी, भारत पाकिस्तान विभाजन के समय कैसे तय हुई थी नागरिकता, दूसरी बात है। तीसरी है, भारतीय मूल के लोगों को कैसे मिली नागरिकता, ये एक अहम बात है। और चौथा सवाल ये आता है कि संसद को क्या अधिकार है नागरिकता पे कानून बनाने के। ये चारों प्रश्न का, और मैंने जो सीए के बारे में बताया है, ये स्थिति स्पष्ट करती है। जी राहुल साहब, आपकी बात मुकम्मल हो गई, बात पूरी हो गई आपकी? जी एजाज जी बताइए, जवाब दीजिए। जी, अभी मेरे भाई साहब ने बात कर रहे थे, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे वो बांग्लादेश, चाहे श्रीलंका, किसी भी मुल्क के अंदर किसी के साथ, माइनॉरिटीज में किसी के साथ भी वहाँ हमला हो, कुछ भी हो, हम हर जगह खड़े हैं। चाहे वो कोई, सिर्फ हम पार्टिकुलर 1-2 मुल्कों के साथ नहीं, किसी भी मुल्क के अंदर हो। और आप उन मुल्कों की तो बात कर रहे हो भाई साहब राहुल जी, आप अपने मुल्क की भी तो हालात देखें ना। यहाँ दलित पे इतना अत्याचार, कि दलित हिंदू नहीं है, आप मान दो कि वो दलित हिंदू नहीं है, क्या उस हिंदू पे अत्याचार नहीं हो रहा? क्या यूपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर आप आंकड़े उठा के देख लीजिए पिछले लगातार, क्या उस पे जो अत्याचार हुआ उस हिंदू पे, तो उसका जवाब दे सुने। आप अपने मुल्क की बात नहीं कर रहे, उनका आपको आंकड़ा पता नहीं, आप चले दूसरे मुल्कों की बात करने। आप यहाँ पे देखो, मॉब लंचिंग यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हुई, वो इट्स अ गिफ्ट ऑफ बीजेपी, हिंदुस्तान को जो दिया गया आप लोगों ने। ये मॉब लंचिंग सिर्फ अगर हुआ तो इसी 2014 के बाद हुआ है। आप बात वहां मुद्दे को मत भटकाइए, जो बात चल रही है जम्मू कश्मीर को, वहां पे मुद्दे पे आइए। आप रहने दीजिए बाकी मुल्कों, अगर आपको बात करनी पहले अपने मुल्क की बात करिए। यहाँ वैक्सीनेशन की आप अगर बात करेंगे तो हमारे मुल्क के यहाँ लोगों को वैक्सीनेशन नहीं मिल रही, आपने उठाई वैक्सीनेशन यहाँ से और बाहर दूसरे मुल्कों में गिफ्ट कर दी। अगर आपको इतनी चिंता, पहले अपने मुल्क के लोगों को पूरा करिए ना, अपनी रियासत के लोगों को पूरा दीजिए, बाकी फिर दूसरे मुल्कों की बात करिए। लेकिन वैक्सीनेशन का जो दौर है एजाज चौधरी साहब, मैंने भी देखा है, कई खबरें भी आई हैं आपके ही प्रदेश से, मैंने भी देखा कि वैक्सीनेशन का मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से, कायदे से वैक्सीनेशन का जो पूरा अभियान है जम्मू कश्मीर में चला गया है। आप मानते हैं बात? मैं नहीं मानता, ये सिर्फ पेपरों में है। आज भी लोग लाइनों में लगे, आज भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही, आज भी जो 18 से 45 साल वाले लोगों को नहीं वैक्सीनेशन, पिछले एक महीने से 15-15, 20-20 दिन से लोगों को वैक्सीनेशन की जरूरत है, नहीं मिल पा रही। लेकिन कागजों का जिक्र आपने किया कि ये कागजी बात है, लेकिन कागज ये कह रहे हैं कि 76% वैक्सीनेशन जो है जम्मू कश्मीर में हो चुका है और 4 जिलों में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। एजाज साहब, क्या आप मानते हैं? वो 45 से अबव वाले, जो 45 साल से ऊपर वाले लोगों, आप उससे नीचे भी तो आइए ना। कल तक आपने कॉलेज स्कूल खोलने हैं, उन बच्चों का क्या होगा, उनकी वैक्सीनेशन का क्या होगा? अभी तक उनको तो आप। तो फिलहाल हम दिखाएंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 9 के साथ क्या कुछ मीटिंग कर रहे हैं। तो यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 9 के साथ कोरोना के मद्देनजर मीटिंग कर रहे हैं। तमाम आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। तस्वीरों में आप बाकायदा देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में टीम 9 के साथ ये मीटिंग जारी है, इस बात को लेकर कि यूपी में पूरी तरह से किस तरह से कोरोना पर लगाम लगाई जाए, ब्लैक फंगस पर अंकुश लगाया जाए। तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, चाहे बात पुलिस अधिकारियों की बात हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों की बात हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मियों की बात हो, स्वास्थ्य अधिकारियों की बात हो, तमाम तरह के अधिकारी इस बैठक का हिस्सा बने हुए हैं यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में।
तो हमारे साथ दोनों मेहमान, हमारे खास मेहमान एजाज चौधरी साहब भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राहुल जी भी जुड़े हुए हैं। तो एजाज साहब, आप अपनी बात को पूरी कीजिए। आपने कहा कि वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सका है जम्मू कश्मीर में। तो जिस तरह की खबरें आई थी आपने उनको भी एक तरह से नकार दिया। हालांकि रिपोर्ट ये कहती है कि 4 जिलों में जो है 100% वैक्सीनेशन हो चुका है, 74% पूरी तरह से वैक्सीनेशन जम्मू कश्मीर में हो चुका है। लेकिन आपने एक बात और भी कही थी एजाज साहब, अगर हम जिक्र करें कि निकाय चुनाव के बारे में हमारी बातचीत चल रही थी, लोकतंत्र के बारे में हमने बातचीत की। जो हाल में निकाय चुनाव हुए थे उसमें भी 100 से ज़्यादा सीटें गुपकार जो गठबंधन बना था उसने जीती, लेकिन 74 सीटें अकेले बीजेपी ने जीती जम्मू कश्मीर राज्य में। तो ये क्या संकेत है, ये क्या है, क्या दिखाता है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी पर लोगों की आस्था अब बढ़ती जा रही है? ठीक है जुबैर जी, अगर पहली बात ये थी कि जो आपने आंकड़े बताए गए, जो 4 डिस्ट्रिक्ट बताई हैं, मुझे तो अभी तक यहाँ पता नहीं कि कौन सी 4 डिस्ट्रिक्ट जो 100% ये मीडिया रिपोर्ट्स है एजाज साहब, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर मैंने आपको बताई है। कागजी रिपोर्ट है, बाकी ग्राउंड पे कुछ नहीं। 4 ठीक है। मैं अगर दूसरी बात रही चुनाव में, अगर भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सीटें मिली तो भारतीय जनता पार्टी पिछले लगातार 2019 से लेकर 2019 में जब से सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं है तब से लेकर अभी तक चुनाव क्यों नहीं करा रही विधानसभा के? क्योंकि इस वक्त इनकी जमीन खिसक चुकी है। खासकर इन्होंने जम्मू प्रांत में, एक चीज और भी आपको बताऊं, यहाँ जम्मू और कश्मीर के 2 प्रांत हैं, 2 डिवीजन है, 2 जिले, 2 डिवीजन से भाई, उन दोनों के अंदर अलग अलग इन्होंने लोगों के साथ धोखा किया। कश्मीर में जाकर इन्होंने अलग बोली बोली है और जम्मू के लोगों के साथ अलग बोली बोली है। खासकर जम्मू के लोगों को इन्होंने बहुत बड़े सपने दिखाए थे, उस सपने पे जीरो उतरे हैं। जहां से इनको जम्मू डिवीजन से इनको सीटें मिली थी, तब भी ये अब चुनाव नहीं करवाने जा रहे। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द यहाँ पे चुनाव हो और हमारे साथ जो पार्लियामेंट के जी राहुल आनंद जी से ही इस बात का रिएक्शन ले लेते हैं एजाज साहब। राहुल आनंद जी क्या सोचते हैं इस बारे में कि जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? क्योंकि एजाज साहब ने सीधा आरोप इस तरह से लगाया राहुल जी बीजेपी पार्टी पर कि आपकी पार्टी की जमीन जो है खिसक चुकी है जम्मू कश्मीर में। तो क्या आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में जल्द विधानसभा चुनाव की उम्मीद देखी जा सकती है जम्मू कश्मीर में? देखिए जुबेर साहब, जनाब साहब का मैं सारी बातों को सुन रहा था, बहुत ध्यान से सुन रहा था जी। जो तार्किक बातें इनको करनी चाहिए थी, जो मैंने जहां से छोड़ा था वहां से ये बातों को घुमा के लेकर चले गए और दलित उत्पीड़न लेकर चले गए। ठीक है, ये इनकी मैं चलिए खैर आप ये बताइए फिलहाल क्या विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जमीन खिसक गई है बीजेपी की? इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, बीजेपी की पकड़ और यथास्थिति स्थिति अभी भी बरकरार है और हम पे जनता का भरोसा भी कायम है। लेकिन चुनाव होने की अपनी एक प्रतिक्रिया होती है और उस क्रिया के तहत सारी बातों को डिसाइड किया जाता है कि कब अनुकूल वक्त है चुनाव कराने का। अभी हमारा जो देश है वो वैक्सीनेशन पे ज्यादा गौर कर रहा है और वैक्सीनेशन को पहले कुछ लक्ष्य को हासिल कर लिया जाए, क्योंकि इनके हिसाब से अभी लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है तो इनके हिसाब से चुनाव अभी नहीं होगी। लेकिन अगर मेरी आप, ये तो आप खुद ही कह रहे हैं राहुल जी कि वैक्सीनेशन का जो अभियान है पहले उसको हमें देखना है। ये तो आप खुद ही कह रहे हैं कि पहले उस चीज को हमें देखना, उसके बाद में हम चुनाव पे हम जाएंगे। देखिए, जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हमारे पास बैठे हैं बड़े भाई, वो ये बात कह रहे हैं कि अभी वैक्सीनेशन का लक्ष्य, तो इनके हिसाब से तो पहले हमें लक्ष्य को हासिल कर लेना है, तब हम चुनाव के लिए तैयार करेंगे। नहीं, आप अपने हिसाब से बताइए, उनके लक्ष्य को छोड़ दीजिए, आप अपने हिसाब से बताइए कि क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए फिलहाल? देखिए, अनुकूल परिस्थिति में चुनाव का निर्णय भी लिया जाएगा। जो बैठक 24 जून को होनी है उस बैठक में सारी विषयों पे चर्चा होनी है और 1-to-1 होमवर्क किया जाएगा कि क्या अब हमारा वो प्रदेश तैयार हो चुका है चुनाव कराने के लिए। तो उसमें जो अहम बातें आएंगी, एक वैक्सीनेशन को लेकर आएगा और अन्य कुछ बातों को लेकर आएगी। तो वो सबको पहले जो संतोषजनक आंकड़े हैं वो पहले अचीव हो जाएगा तो निश्चय ही चुनाव होगी। जी एजाज साहब जवाब दीजिए। पहली बात मेरे भाई राहुल जी को कि किस चर्चा पे मीटिंग हुई है। चर्चा हुई है अमरनाथ यात्रा को लेके जी, और बाकी जो आपने अगर सिक्योरिटी की बात की उन चीजों को इंटरनल, क्योंकि यहाँ पे गतिविधियां, आतंकवादी हमले और अलग बात में से बात तो निकल जाती है एजाज साहब। खैर हाँ, तो हमारा ठीक है, मैं मान लेता हूँ, हमें चुनाव चाहिए यहाँ पे। आप चुनाव क्यों नहीं करवा रहे पिछले लगातार? ठीक है, आपने डीडीसी में अगर आपने बहुमत ले लिया, आप नंबर 1 पार्टी आई, तो विधानसभा में क्यों नहीं आप उतर रहे? अगर आप में दम है आप उतरिए विधानसभा के अंदर। अगर आपकी इतनी मजबूती है आप आइए विधानसभा चुनाव के अंदर।
तो एजाज चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राहुल आनंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों मेहमानों ने अपना बेशकीमती वक्त हमारे लिए दिया, लेकिन अब जो है वक्त आगे इस चर्चा को आगे बनाए रखने की इजाज़त नहीं दे रहा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देश दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।